दोस्तों, आज इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की यह कक्षा उपसर्गों पर आधारित होगी, जो हमारी पहली कक्षा का सिनेरियो था। क्योंकि हमने पिछली कक्षाओं में शब्द के प्रकार पढ़ लिए, जिसमें विकारी शब्द और आधिकारी शब्द पढ़ लिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयाद बोधक अव्यय, निपात, विस्मयाद बोधक अव्यय, है ना। ये जितने टॉपिक थे वो मैंने कवर कर लिए हैं। अब आपको इनका एक बेहतरीन तरीके से रिवीजन करना है, क्योंकि हमारा 2 से 3 क्लास के बाद जो आने वाला टॉपिक है वाक्य का, वो इन्हीं पर आधारित होता है। आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे शब्द निर्माण की। इस शब्द निर्माण कैसे होता है, तो मैंने आपको पहले ही बतला रखा है कि जो शब्द निर्माण होता है वो 2 तरह से होता है। एक उपसर्गों के द्वारा होता है और दूसरा जो हमारा होता है वो कैसे होता है, तो प्रत्यय के द्वारा होता है। तो आज की कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे, और अगली कक्षा में क्या पढ़ेंगे, तो प्रत्यय पढ़ेंगे। इसी के बाद हम समास पढ़ेंगे, और समास के बाद क्या पढ़ेंगे, तो वाक्य पढ़ेंगे, वाक्य और वाक्य विन्यास पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम संधि की ओर जाएंगे। तो आज की कक्षा में हम उपसर्ग को पढ़ते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें आपसे किसकी, तो उपसर्गों की बात करते हैं। तो देखिए, उपसर्ग, उपसर्ग का तात्पर्य क्या होता है, 2 शब्दों से मिलकर बना होता, उपधन सर्ग, यानी कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। उपधन सर्ग, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि या निर्माण करना। सृष्टि यानी कि निर्माण करना, यानी कि जहां पे कोई शब्द या शब्दांश, यानी कि किसी शब्द से पूर्व, किसी शब्द से पूर्व कोई शब्दांश जुड़ जाए और इसके अर्थ को क्या कर दे, विशेषीकृत कर दे, या एक नया अर्थ देने लगे, तो वो क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। यानी कि ऐसे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। यानी किसी शब्द से पूर्व कुछ ऐसे शब्दांश लग जाते हैं और वो नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर नया शब्द बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उपसर्ग कहते हैं। परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व लगकर नया शब्द निर्माण करते हैं, नया शब्द निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो ये आपने यहाँ पर यह समझ लिया कि उपसर्ग क्या होते हैं। अब हम अगर बात करें तो इनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि हिंदी में जो उपसर्ग होते हैं वो संस्कृत के हैं, हिंदी के तद्भव शब्द भी हैं, और इसी तरह से उर्दू के भी माने जाते हैं। तो अगर इनकी हम संख्या देख लें, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो हिंदी के 10 उपसर्ग माने जाते हैं। हिंदी के कितने उपसर्ग माने जाते हैं, तो 10 उपसर्ग माने जाते हैं। इसी तरह से संस्कृत में 19 उपसर्ग माने जाते हैं, और उर्दू में अगर हम देख लें तो 12 उपसर्ग माने जाते हैं। तो ये आपको संख्या याद रखनी है, संस्कृत के 19, हिंदी के 10, उर्दू के 12। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ उपसर्ग पढ़ेंगे, वो संस्कृत के भी होंगे, हिंदी के भी होंगे और उर्दू के भी होंगे। उनके सामने क्या शब्द बन सकते हैं उनको मैं लिखूंगा, और जो हमारे ये उपसर्ग होंगे इनके अर्थ को भी हम आपको बतलाएंगे, जिससे आपको परीक्षा में उत्तर निकालने में आसानी रहे। परीक्षा में कैसे निकालेंगे, अगर मान लो हमारे सामने जैसे एक शब्द लिखा है उपकार, उपकार, तो इस शब्द को हम तब तक तोड़ेंगे जब तक एक मूल शब्द ना मिल जाए। जैसे मैंने तोड़ दिया उपधन कार, इसका भी अर्थ निकल रहा है, इसका भी स्वतंत्र अर्थ निकल रहा है। अब इसको अगर हम और तोड़ दें तो दोनों की अर्थ संभव नहीं है, इसलिए इसमें ये क्या हो गया, ये हमारा उपसर्ग हो गया, और ये क्या हो गया, तो हमारा मूल शब्द हो गया। तो इसी तरह से तोड़कर ये निकाले जाते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कुछ
खास उपसर्गों को। तो देखिए, जैसे तत्सम संस्कृत उपसर्गों की पहले हम बात कर लेते हैं। तत्सम या संस्कृत उपसर्गों की बात करते हैं। संस्कृत उपसर्ग है ना, इनकी बात कर लेते हैं। जैसे पहला हमारा इधर उपसर्ग हो जाएगा और इसका अर्थ हो जाएगा, और कुछ शब्द निर्माण जैसे बनते हैं। क्या क्या शब्द हो सकते हैं, मैं उनकी बातें कर लेता हूं। जैसे पहला है हमारा अति। पहला उपसर्ग क्या है, तो अति है। और अति का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो अधिक होता है। जैसे शब्द बना लें, अतिशय। शब्द क्या बन गया, अतिशय बन गया। अत्यंत बन गया, अत्यंत बन गया। अतिरंजन बन गया, अतिरंजन बन गया। तो ऐसे और भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। इसी तरह से दूसरा उपसर्ग अगर हम यहाँ पे देखें, अधि। दूसरा उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो अधि हो जाएगा। और अधि का तात्पर्य होता है ऊपर या श्रेष्ठ। ऊपर या श्रेष्ठ। जैसे अध्यक्ष शब्द क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएगा। अध्ययन हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा। अध्ययन हो जाएगा, अध्ययन हो जाएगा। अध्यक्ष हो गया, अध्ययन हो गया। इसी तरह से अध्यात्म हो गया, अधिभार हो गया, अधिदेश हो गया। ये सब क्या हो गए, तो अधि के अंतर्गत आने वाले शब्द हो गए। इसी तरह से अगला उपसर्ग अगर हम यहाँ पर देख लें तो अन हो जाता है। अगला उपसर्ग क्या होगा, तो अन हो जाएगा। अन का मतलब होता है पीछे। अन का मतलब होता है पीछे। जैसे अनुग्रह, अनुग्रह हो जाएगा। अनुनय हो जाएगा, अनुग्रह शब्द बन जाता है। अनुग्रह, अनुनय, अनुमति, ये शब्द आपके बनते चले जाते हैं। तो ऐसे और बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। इसी तरह से अगला उपसर्ग अगर हम देख लें तो कह सकते हैं अप। अप का मतलब होता है बुरा या हीन। बुरा या हीन के भाव में इसका अर्थ लिखा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो शब्द बन सकते अपहरण है, अपकार है, अपहरण है, अपकार है। ये शब्द यहाँ पर निर्मित हो सकते हैं। ऐसे और भी शब्द बन सकते हैं। इसी तरह से अगले उपसर्ग की अगर हम बात कर लें तो वो होता है अभि। अभि, और अभि का मतलब होता है निकटता या ओर। इसका अर्थ क्या होता है, तो निकटता होता है या तो ओर होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें शब्द बनाने के लिए तो अभिनंदन, अभिभावक, अभिभाषण, ऐसे शब्द बन सकते हैं। अभिभावक बन सकता है, अभिनंदन बन सकता है ना, अभिभावक, अभिनंदन। इसी तरह से अभियुक्त, अभिसंचित, अभिरक्षक, अभिगमन, अभिनेता, अभिनेत्री, अभिमान इत्यादि शब्द बन सकते हैं। तो अगला जो हमारा होता है वो होता है उपसर्ग औ। क्या होता है, तो औ उपसर्ग होता है। और औ का जो अर्थ होता है वो बुरा या हीन होता है। क्या होता है, तो बुरा या हीन होता है। जैसे अगर हम शब्द एक दो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अवलंब है, अवकाश है, अवलंब है, अवकाश है ना। ऐसे और बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। अवतार है, अवलेप है, अवकाश है, अवहेलना है, अवचेतन है ना। ऐसे करते हुए बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। अगर हम अगले उपसर्ग की बात कर लें संस्कृत के अंतर्गत तो बड़ा आ आता है। क्या आता है, तो बड़ा आ आता है, जिसका अर्थ होता है सहित। बड़ा आ का अर्थ क्या होता है, सहित। जैसे एक दो शब्द अगर आपके सामने हम रखें तो आलोक है, आगत है, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो बड़ा आ हो जाएगा। इसी तरह से उत। उत उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है उत्कर्ष। अर्थ क्या होता है, उत्कर्ष होता है। शब्दों की अगर आपसे बात कर लें तो उत्सर्ग, उत्तम, उत्सुक, उत्सर्ग, उत्तम, उत्सर्ग है उत्तम है,
उत्थान है ना, उत्थान है। जहां पे आधेता वाले शब्द होते हैं उसमें कौन सा उपसर्ग होता है, तो उत उपसर्ग होता है। तो आप और शब्द परीक्षा में आएंगे तो ध्यान रखेंगे। इसी तरह से अगर हम अगले उपसर्ग की बात कर लें तो उद होता है, उद उपसर्ग होता है। और उद उपसर्ग की अगर हम बात करें तो क्या होता है, इसका अर्थ होता है उत्कर्ष या ऊपर। इसका भी होता है उत्कर्ष या ऊपर, जैसे उद्घाटन, उद्घाटन ये शब्द मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह से अगर आप और देख ले तो कह सकते हैं उद्धरण, उद्यापन, उद्वेलन, उद्भाषित, ऐसे जो शब्द आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो उद उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से अगर और हम उपसर्गों की बात यहाँ पे करें तो हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, जो तत्सम शब्द हैं संस्कृत के उनसे आए हुए हैं। तो अगर इसके अंतर्गत हम देख लें तो अगला जो हमारा यहाँ पे उपसर्ग आता है वो हो जाता है उप। क्या हो जाता है, तो उप हो जाता है। उप का जो अर्थ होता है वो होता है अच्छा या छोटा, अच्छा या छोटा, अच्छा या तो छोटे के भाव में इसका अर्थ निकालते हैं। जैसे उपकार है, उपनयन है ना, उपकार है, उपनयन है। इसी तरह से और भी शब्द हो जाते हैं, उपार्जन है, उपयोग है, उपसर्ग है, उपाध्यक्ष है, ये सारे शब्द हो जाते हैं। इसी तरह से अगला जो उपसर्ग है हमारा यहाँ पर वो होता है दुर, दुर। और इसका यहाँ पे विशेष अगर देखें अर्थ क्या होता है तो बुरा या कठिन होता है, बुरा या कठिन, दो अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जो शब्द बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, जैसे हमारे यहाँ पे शब्द बन जाते हैं दुर्दशा, दुर्गंध, दुर्गम, दुर्गम, दुर्गंध, है ना। तो ऐसे दुर्गम, दुर्गंध, दुर्दशा ऐसे जो शब्द बनते हैं उसमें कौन सा उपसर्ग पाया जाता है, तो दुर उपसर्ग पाया जाता है। इसी तरह से निर, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। निर उपसर्ग ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। और निर, तो निर का यहाँ पे जो अर्थ होता है वो होता है बिना, या आप कह सकते हैं निषेध के भाव में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर यहाँ पे हम एक दो शब्द आपसे कहें क्या बन सकते हैं, निर्गुण है, निर्दोष है, निर्गुण है, निर्दोष है, निर्जल है, निर्देश है, निर्दय है। ये जो शब्द बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, तो निर उपसर्ग से बनते हैं। यानी कि निर्दोष है ना, एक मैंने शब्द यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो निर हो जाएगा। इसी तरह से निस उपसर्ग है, निस उपसर्ग है। और निस का अर्थ होता है रहित या निषेध। इसका भी क्या होता है, रहित या निषेध होता है। यहाँ पे अगर हम शब्द देख ले तो कह सकते हैं निस्तेज, निस्सार, निसंकोच, ये जो शब्द आते हैं उसमें कौन सा उपसर्ग होता है, तो निस होता है। इसी तरह से अगर हम अगला देखें तो कह सकते हैं प्रति। क्या हो जाएगा, प्रति हो जाएगा। और प्रति का अर्थ होता है विरोध या प्रत्येक, विरोध के भाव में भी होता है और प्रत्येक के भाव में भी होता है। तो प्रति के शब्द अगर देख ले तो आप कह सकते हैं प्रतिशोध, प्रतिकूल, प्रतिबिंब, प्रतिक्रिया, प्रतिशत। ये जो शब्द बनते हैं वो सब कहाँ से बनते हैं, तो प्रति उपसर्ग से बनते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तत्सम जो संस्कृत के थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब कुछ इसी प्रकार से और आते हैं उपसर्ग जहां से प्रश्न बनते हैं, तो उनकी भी हम बात कर लेते हैं। जैसे एक उपसर्ग है अलम। क्या उपसर्ग है, तो अलम। ये अलम उपसर्ग है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बहुत। क्या अर्थ होता है इसका, तो बहुत होता है। जैसे शब्द है अलंकार, अलंकार, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो अलम उपसर्ग हो जाता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो कह सकते हैं अलंकरण, अलंकृत, अलंकरण, अलंकृत। इन सब में कौन सा उपसर्ग होगा, तो अलम उपसर्ग होगा। जहां पे उस पर अनुनासिक यानी कि अन की बिंदी लगी होगी अनुस्वार के रूप में, वहां पे हमेशा अलम उपसर्ग माना जाता है। तो ये हमारा अलम उपसर्ग हो जाएगा।
इसी तरह से तिरस है, तिरस्कार, तिरोभाव, तिरस्कृत के रूप में आता है। एक है सम उपसर्ग, कौन सा है तो सम उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है संयोग या पूर्णता, संयोग या पूर्णता। जैसे मैं कुछ यहाँ पे शब्द लिख दूं, ये इंपॉर्टेंट है। संहार, संस्कृत, संरक्षक, संहार, संस्कृत, संरक्षक, ऐसे जो शब्द आते हैं उसमें कौन सा पाया जाता है तो सम पाया जाता है। इसी तरह से संकीर्ण, संतत, संविधान, संन्यास और भी शब्द हो सकते हैं। ये हमारे हो गए कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग काहे के तो संस्कृत भाषा के हो गए। अब हम जरा हिंदी के देख लेते हैं कुछ उपसर्गों को जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न बनते हैं। जैसे हिंदी में अगर हम देखें तो आ है, अध है, अन है, औ है, चौ है, नी है, बिन है, भर है, सु है, ये यहां से पूछे जाते हैं। तो इनको आप देखते ही आसानी से निकाल लेंगे। जिस मेथड से मैंने बताया शब्द को तोड़ेंगे और जब मूल शब्द बचे उसका अर्थ निकले। यदि अर्थ निकलना बंद हो जाता है तो वो समझ लेना कि वो मूल शब्द नहीं है। तो मूल शब्द का अर्थ निकलता है, मूल शब्द का जब अर्थ निकलेगा तो उसके शेष जो खंड होंगे वो क्या होंगे, आपके उपसर्ग होंगे। तो ये हमारे उपसर्ग हो गए। इसी तरह से अगर यहां पर हम देख लें कि आगत उपसर्ग कुछ होते हैं हमारे जो विभिन्न भाषाओं से आते हैं। जैसे अल है ना, एक क्या पड़ जाता उपसर्ग अल है। तो अल का तात्पर्य क्या होता है, अगर आप देखें तो जो अल होता है इसका अर्थ होता है निश्चित। इसका अर्थ क्या होता है, निश्चित होता है। ये हमारे फारसी से आए हुए उपसर्ग हैं। अल है, कम है, खुश है, अल है, कम है, खुश है। इसी तरह से गैर है, दर है, बद है, गैर है, दर है, पद है। ये सब कहां से आए हुए हैं, फारसी से आए हुए हैं। जैसे इसमें अलबत्ता शब्द बन जाता है। कम में देख लें तो कमजोर, कमअक्ल, कम उम्र बन जाता है। खुश में खुशखबरी बन जाता है, खुशबू बन जाता है, खुशदिल बन जाता है, खुशनसीब बन जाता है। इसी तरह से गैर अगर बात कर ले तो गैर में क्या हो जाता है, तो गैर में अगर हम देखें तो गैर मर्द, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर मुल्क, ये शब्द बन जाते हैं। इसी तरह से दर में देख लें तो दरमियान, दरकिनार शब्द बन जाएंगे। बद में देख लें तो बदहवास, बदमाश, ये शब्द बन जाते हैं। तो ये आसान है, यहाँ से आप आसानी से निकाल लेंगे। तो उपसर्ग क्या है ये मैंने आपको बता दिया, उपसर्गों की संख्या मैंने बता दी, कुछ उपसर्गों को मैंने आपके सामने रख दिया, उनके अर्थ लिख दिए, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि उपसर्ग कैसे निकालते हैं। तो इसको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं अब आप उपसर्ग समझ गए होंगे। अगली जो हमारी कक्षा होगी वो प्रत्यय पर आधारित होगी कि प्रत्यय क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उनको पढ़ेंगे। इसके बाद हम वाक्य विन्यास पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।